कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, यानी किसके प्रधानमंत्री थे? जिसके विकल्प हैं पहला चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, दूसरा अशोक के, तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य के, चौथा राजा जनक के। जिसका सही जवाब है तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार, एग्जाम्स क्वेश्चंस के PYQ वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश PCS द्वारा सन 2000 के प्रीलिम एग्जाम में पूछे गए प्राचीन भारत के इतिहास के प्रश्नों को विस्तार से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बुद्ध समिति की अध्यक्षता की गई थी, यानी किसके द्वारा की गई थी? जिसके विकल्प हैं पहला महाकश्यप द्वारा, दूसरा धर्मसेन द्वारा, तीसरा अजातशत्रु द्वारा, चौथा नागसेन द्वारा। जिसका सही जवाब है पहला महाकश्यप द्वारा। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईस्वी में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित किया गया। इस संगीति में आनंद द्वारा सुप्त पीटक के रूप में तथा उपाली द्वारा विनय पीटक के रूप में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। कल्हड़ की राजतरंगिणी को निम्नलिखित में से किसने आगे बढ़ाया? जिसके विकल्प हैं पहला विल्हड़ एवं मेरुतुंग ने, दूसरा विल्हड़ एवं मम्मट ने, तीसरा जोनराज एवं मेरुतुंग ने, चौथा जोनराज एवं श्रीवर ने। जिसका सही जवाब है चौथा जोनराज एवं श्रीवर ने। कल्हड़ कश्मीर के लोहार वंशीय शासक हर्ष के दरबारी कवि थे, जिसने तत्कालीन शासन व्यवस्था का वर्णन अपने प्रसिद्ध ग्रंथ राजतरंगिणी में किया। कल्हड़ ने अपनी राजतरंगिणी को अंतिम लोहार वंशीय शासक जय सिंह के शासनकाल में पूरा किया तथा इस राजतरंगिणी को आगे बढ़ाने का श्रेय जोनराज तथा श्रीवर नामक व्यक्तियों को दिया जाता है। इस वर्ष का यह आखिरी प्रश्न था। अब 2001 के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? जिसके विकल्प हैं पहला मधुरै, दूसरा तोंडी, तीसरा ताम्रलिपि, चौथा अरिकामेडु। जिसका सही जवाब है चौथा अरिकामेडु। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना अरिकामेडु पुरातात्विक स्थल के खुदाई से प्राप्त होता है। इस युग में सर्वाधिक विदेशी व्यापार रोम के साथ होता था, जिसका विस्तृत वर्णन प्लिनी ने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका में किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न में से कौन कौन कारण थे? पहला कारण, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा, उसको देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। तीसरा, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। चौथा, वह एक अच्छा प्रशासक था। जिसके विकल्प हैं पहला कथन और तीसरा कथन, दूसरा पहला कथन, दूसरा कथन और तीसरा कथन, तीसरा दूसरा तीसरा और चौथा उपर्युक्त सभी। जिसका सही जवाब है दूसरा।
पहला, दूसरा और तीसरा कथन। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उस समय मगध पर घनानंद का शासन था। डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी ने उस समय भारतवर्ष में 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है। उसकी सेना निसंदेह श्रेष्ठ थी तथा भारतीय सेना से बेहतर थी। आम्भी तथा शशिगुप्त जैसे तमाम देशद्रोही भारतीयों ने उसके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरीके से विकल्प 1, 2, 3 सत्य है, जबकि भारत में उसके सफलता के लिए उसके अच्छे प्रशासक होने का योगदान नहीं था। अब 2002 के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, उपनिषद पुस्तकें हैं, यानी उपनिषद की पुस्तकें किन पर आधारित हैं? पहला, धर्म पर, दूसरा योग पर, तीसरा विधि पर, चौथा दर्शन पर। जिसका सही जवाब है चौथा, दर्शन पर। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। इसी कारण उपनिषदों को वेदांत की संज्ञा दी जाती है। उपनिषद का अर्थ है शिष्य का गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषदों में ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा के बारे में चर्चा की गई है। मुख्यतः उपनिषदों में दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। मुक्तिका उपनिषद से पता चलता है कि उपनिषदों की संख्या 108 है। आदि गुरु शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर भाष्य यानी टीका टिप्पणी लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? जिसके विकल्प हैं, पहला आर्यभट्ट, दूसरा ब्रह्मगुप्त, तीसरा भास्कर, चौथा लल्ल। जिसका सही जवाब है तीसरा, भास्कर। भारत में बीजगणित का ज्ञान काफ़ी पहले ही विकसित हो चुका था। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम पाई का मान बताया और गणितीय समस्याओं पर शोध कार्य किए। ब्रह्मगुप्त ने समीकरणों को हल करके तथा संख्याओं के व्यवहार संबंधित नियमों का प्रतिपादन प्रस्तुत किया। परंतु 12वीं सदी में गणितज्ञ भास्कर यानी भास्कराचार्य द्वितीय ने बीजगणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। इन्होंने आर्यभट्ट तथा ब्रह्मगुप्त द्वारा प्रतिपादित गणितीय तथ्यों को और विकसित किया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? जिसके विकल्प हैं, पहला चंपा, दूसरा पावा, तीसरा सम्मेद शिखर, चौथा उर्जयंत। जिसका सही जवाब है तीसरा, सम्मेद शिखर। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ था। काशी के शासक इक्ष्वाकु वंशीय अश्वसेन इनके पिता थे तथा महारानी वामा उनकी माता थीं। 30 वर्ष के आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया तथा सम्मेद पर्वत पर इन्होंने कठिन तपस्या की। तपस्या के 84वें दिन इन्हें कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के कारण इस स्थान को जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। सम्मेद पर्वत का संबंध छोटा नागपुर की पार्श्वनाथ पहाड़ी से है। पार्श्वनाथ ने जैन धर्म के 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह की शिक्षा दी। महावीर ने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, यानी किसके प्रधानमंत्री थे? जिसके विकल्प हैं, पहला चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, दूसरा अशोक के, तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य के, चौथा राजा जनक के। जिसका सही जवाब है तीसरा, चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य
जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने नंद वंश का विनाश कर चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ राजनीतिक, अर्थनीति तथा सामाजिक नीति आदि पर महान ग्रंथ है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। चाणक्य तक्षशिला के निवासी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? जिसके विकल्प हैं पहला वैशाली में, दूसरा लुम्बिनी में, तीसरा कपिलवस्तु में, चौथा पाटलिपुत्र में। जिसका सही जवाब है दूसरा लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था तथा इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया तथा 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वह बुद्ध कहलाए। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली का कुतुब इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? जिसके विकल्प हैं पहला अशोक, दूसरा चंद्र, तीसरा हर्ष, चौथा अनंगपाल। जिसका सही जवाब है दूसरा चंद्र। दिल्ली के कुतुब इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ राजा चंद्र के याद में बनवाया गया है। इस चंद्र नामक शासक का तात्पर्य गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से इतिहासकारों ने स्थापित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? जिसके विकल्प हैं पहला पतंजलि, दूसरा गौतम, तीसरा जैमिनी, चौथा शंकराचार्य। जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसे डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यपाल में तृतीय संगति होने का उल्लेख मिलता है? जिसका विकल्प था पहला अशोक के अभिलेख दीपवंश, दूसरा दीपवंश महावंश, तीसरा महावंश दिव्यावदान, चौथा अशोक के अभिलेख तथा दिव्यावदान। जिसका सही जवाब है दीपवंश तथा महावंश। दीपवंश तथा महावंश सिंघली अनुश्रुतियों का हिस्सा है, जिसमें अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन का उल्लेख है, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्य नामक बौद्ध भिक्षु ने किया था। इस संगति में अभिधम्म नामक तीसरा पिटक जोड़ा गया था। इसी क्वेश्चन के साथ इस साल पूछे गए प्रश्न समाप्त हुए। ऐसे ही और वीडियो के लिए एग्जाम्स क्वेश्चंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।